हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन बताए थे, जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, एडिशन रिएक्शन था, एलिमिनेशन रिएक्शन था और मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन था। अब एक एक करके हर एक रिएक्शन को डिटेल में मैकेनिज्म के साथ पढ़ने की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड करेगा कि अटैकिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। तो अगर अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। अटैकिंग रिएजेंट अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। और अगर अटैकिंग रिएजेंट हमारा फ्री रेडिकल है तो वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो आज हम लोग ऐसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं जहां अटैकिंग रिएजेंट हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो केमिकल रिएक्शंस हमारे जिस टाइप के कैटेगरी में आएंगे हम उसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप बोर्ड पर देख सकते हैं, हेडिंग आपकी लिखी हुई है, शॉर्ट एब्रीविएशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एसएन रिएक्शन होता है, ठीक। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास किया जाए कौन से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। इसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पर एक कार्बन आपको दिख रहा होगा और सिंगल बॉन्ड से किसी एटम या ग्रुप जेड से वह जुड़ा हुआ है। तो जेड यहाँ पर नॉर्मल किसी भी फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हम यहाँ पर जेड लेटर से ये शो कर रहे हैं कि दिस वन इज ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो कार्बन से जो फंक्शनल ग्रुप का एटम Z से जिसको डोनेट किया गया है वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रूप में। तो व्हाट विल डू दिस Z एलिमेंट, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण जिस कार्बन से वह जुड़ा है इसके ऊपर क्रिएट होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बट ऑब्वियस है इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो भाई फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन हमारा कंसिडर किया जाएगा रिएक्शन सेंटर के रूप में, ठीक है ना। तो अगर रिएक्शन सेंटर जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो जो भी अटैकिंग रिएजेंट यहां अटैक करेगा डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन सरप्लस होगा और इसी को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल वह यहां पर अटैक करेगा। आप देख रहे होंगे ये जो पोलर बॉन्ड हमारा एस्टैब्लिश है पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, इट इज अ टाइप ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो इसके अटैक करने से जब सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा तो रिएक्शन हमारा होगा सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कैटेगरी में आएगा। तो हमारे सिलेबस में ऐसे कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, ऐसे कंपाउंड हमारे आएंगे। पहला कंपाउंड ऐसा है दैट वन इज अल्किल हैलाइड। क्यों अल्किल हैलाइड? क्योंकि उसमें जो हेलोजन लगा है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। दूसरा जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ये रिएक्शन देता है वो हो गया अल्कोहल। क्यों अल्कोहल ये देगा? क्योंकि अल्कोहल का ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तीसरा ऐसा कंपाउंड हमारा है वो है अमीन्स। तो अमीन्स क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे? क्योंकि अमीन का नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इन तीनों कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिंगल बॉन्ड से कार्बन से जुड़े हैं। तो ये ऐसे मेजर कंपाउंड है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगली इंपॉर्टेंट चीज देखें। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ये हमारे दो टाइप के होते हैं। इनका जो टाइप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का वो मॉलिक्यूलरिटी पर डिपेंड करता है। तो देखिए क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक को हम लोग कहते हैं SN1 रिएक्शन, ठीक है, और जो दूसरा टाइप हमारा कहलाता है वो होता है SN2 रिएक्शन। तो यहाँ 1 और 2 किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन को। मॉलिक्यूलरिटी का क्या मतलब होता है? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो अगर किसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो वो SN1 रिएक्शन के कैटेगरी में आएगा। अगर उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो वो SN2 मैकेनिज्म के कैटेगरी में आएगा। इसके फुल फॉर्म को अगर देखा जाए तो इसको कहा जाता है
यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और SN2 का जो फुल फॉर्म होगा वो हो जाएगा बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो मॉलिक्यूलरिटी पर बेस्ड हो गया SN1 और SN2। अब डिटेल मैकेनिज्म समझने के लिए हमें कोई केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल के रूप में लेना पड़ेगा। तो जो केमिकल रिएक्शन हम यहाँ एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं वह है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड्स विथ द हेल्प ऑफ एक्वस पोटाश। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड विद द हेल्प ऑफ एक्वस पोटाश, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि RX का रिएक्शन एक्वस QH से हम लोग देखने जा रहे हैं। जब अल्किल हैलाइड का रिएक्शन एक्वस पोटाश से किया जाता है तो जो मेन प्रोडक्ट हमारा बनता है वो होता है अल्कोहल, और बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर वाटर एलिमिनेट होगा। तो देखते हैं कैसे ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कैटेगरी में जाता है। यहाँ पर एक चीज और समझने की जरूरत है कि जो अल्किल हैलाइड है या अल्कोहल है या अमीन है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, ये 3 टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो SN1 रिएक्शन जो है, दिस SN1 मैकेनिज्म इज गिवन बाय टर्शियरी अल्किल हैलाइड और अल्कोहल, ठीक। और SN2 रिएक्शन इज मेनली गिवन बाय प्राइमरी अल्किल हैलाइड और अल्कोहल। क्योंकि हम अल्किल हैलाइड का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं तो SN1 को समझने का प्रयास करेंगे टर्शियरी अल्किल हैलाइड से, और SN2 को प्रयास करेंगे समझने के लिए प्राइमरी अल्किल हैलाइड से। तो शुरू करते हैं SN1 मैकेनिज्म को डिटेल में स्टडी करना, और जरा देखा जाए SN1 रिएक्शन कैसे होता है। तो पहले एक हमारी हेडिंग आने जा रही है SN1 मैकेनिज्म या SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं, टर्शियरी। थोड़े समय के बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्यों टर्शियरी अल्किल हैलाइड या टर्शियरी अल्कोहल SN1 देता है, और क्यों SN2 मैकेनिज्म प्राइमरी अल्किल हैलाइड या प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। कुछ रीजंस है, देखा जाएगा बाद में। अभी हम लोग फोकस करते हैं SN1 मैकेनिज्म को समझने के लिए। कोई एक टर्शियरी अल्किल हैलाइड है जैसे CH3 का होल थ्राइस Br एक्वस पोटाश से रिएक्शन कराया जाए तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ये हो जाएगा टर्शियरी अल्कोहल, और बाई प्रोडक्ट के रूप में जो पोटेशियम और ब्रोमीन है ये मिलकर के Br बनाएंगे। ये हमारा रिएक्शन है। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिटेल में कैसे स्टडी करेंगे, पहली इंपॉर्टेंट चीज स्टेप 1 में आते हैं कैसे ये रिएक्शन होने जा रहा है। और जरा देखा जाए स्टेप 1 में सबसे पहली चीज जो हमारा ये रिएक्टेंट है, यह रिएजेंट है। तो जो रिएजेंट है ये रिएजेंट पहले अपने आयनों में टूटता है K+ और OH- में। यहाँ पर K+ का रोल होगा एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में और OH- का रोल होगा न्यूक्लियोफाइल के रूप में। हमारा मेन रिएक्टेंट कौन है, मेन रिएक्टेंट हमारा है ये टर्शियरी अल्किल हैलाइड। ये रहा इसका बॉन्डेड स्ट्रक्चर। हम देख सकते हैं यहाँ पे बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो जो ब्रोमीन है वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इस रिएक्शन सेंटर वाले कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो होगा क्या, इसी से सारी मैकेनिज्म डिसाइड होगी। तो इन दोनों में से OH ही इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इस पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल नहीं आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे सामने से ये अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये रिपल्शन होगा। तो ये कहीं और से अटैक करना चाहेगा। जब कहीं और से अटैक करना चाहेगा तो जो बड़े बड़े बल्कियर अल्किल ग्रुप्स लगे हुए हैं ये हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को डायरेक्टली अटैक करने नहीं देंगे। इस फिनोमिना को कहा जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक फैक्टर को किस चीज को कहते हैं, ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के कारण होने वाला एक हिंड्रेंस है। यहाँ पर टर्शियरी अल्किल हैलाइड में बड़े बड़े अल्किल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल को डायरेक्टली अटैक करने नहीं दे रहे, जिसके कारण यहाँ पर मैकेनिज्म कुछ अनदर वे में होता है। कैसे, हम लोग आगे बढ़ते और इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के कारण पहला इवेंट क्या होता है कि ये जो हमारा टर्शियरी अल्किल हैलाइड है जिसके अल्किल ग्रुप्स
न्यूक्लियोफाइल को डायरेक्टली अटैक करने नहीं दे रहे थे, इसके इफेक्ट के कारण इसका फिशन हो जाता है। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के कारण इस पोलराइज्ड बॉन्ड का होता है हेटेरोलिटिक फिशन। इस हेटेरोलिटिक फिशन के कारण क्या जनरेट होगा, कौन सी चीज यहां जनरेट होगी, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जाएगा और क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस कार्बन पर आ जाएगा हमारा प्लस चार्ज। तो इस तरह से ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। क्या मैंने लिखा हुआ है कि जब हेटेरोलिटिक फिशन हुआ तो एक हमारा टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है और एक ब्रोमाइड आयन बन रहा है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो नीट जेई लेवल तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपका हेल्प करेगा कि SN1 मैकेनिज्म इज गवर्न्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस। ये चीज मैं अपने रेगुलर क्लासेस से बार बार समझाता हूं कि भाई हर पार्टिकल उधर दौड़ लगाता है जिधर स्टेबिलिटी मिलती है। तो यहां पर अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखना पड़ेगा अल्किल हैलाइड्स या अल्कोहल्स का, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना ही ज्यादा फास्ट यह रिएक्शन होगा। तो टर्शरी अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी SN1 मैकेनिज्म में सबसे तेज होगी। रीजन है वो मोस्ट स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन बनना है। तो ये था हमारा पहला स्टेप जिसमें अल्किल हैलाइड के टर्शरी अल्किल हैलाइड के स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण हेटेरोलिटिक फिशन हुआ, जैसे टर्शरी कार्बोकैटायन हमारा बनता है। चलते हैं स्टेप 2 में, आइए देखा जाए सेकेंड स्टेप में ये रिएक्शन कैसे होता है। तो ये रहा हमारा स्टेप 2। और जरा देखते हैं सेकेंड स्टेप में क्या होता है। जो हमारा टर्शरी कार्बोकैटायन बना हुआ है, क्योंकि यहां से हेलोजन एलिमिनेट हो चुका है तो न्यूक्लियोफाइल को डायरेक्टली अटैक करने का पाथवे मिल जाता है और ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक करता है इस पॉजिटिव कार्बन पर और इस तरह से हमारे फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और बन जाता है हमारा यहाँ पे टर्शरी एल्कोहल। इसी के साथ एक छोटा सा स्टेप और होता है कि जो हमारा पोटेशियम आयन ऊपर बचा हुआ था और ब्रोमाइड आयन बचा हुआ था, ये दोनों मिलकर पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और इस तरह से ये रिएक्शन पूरा गवर्न होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि SN1 क्यों कहा गया, 1 कहाँ से आया है। तो जब कोई रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो स्लोएस्ट स्टेप से कैलकुलेट किया जाता है। तो जो स्टेप 1 है जहां हेटेरोलिटिक फिशन हुआ है वो इस स्टेप की तुलना में स्लो होता है। रीजन क्या है, ये एक आयनिक रिएक्शन है और आयनिक रिएक्शन हमेशा फास्ट रिएक्शन होते हैं, तो इसके कंपैरिजन में वो स्लो रिएक्शन है। तो स्टेप 1 में चूंकि केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था तो वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा और इसी वजह से यह SN1 मैकेनिज्म है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे देखते हैं। थैंक यू।